4.6 4.5 पढ़ा दिए थे, 4.6 लास्ट चैप्टर है, लेकिन एग्जाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए बता देना चाहिए। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के तरीके से, मैट्रिक्स मेथड से क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स मेथड का यूज करके वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक्स का, वाई का और जेड का। तो सबसे पहले कंसिडर कर लिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है, चूंकि यहाँ पे देखो सब में 1 है, इसमें क्या लगा हुआ है, तो ये सेकेंड इक्वेशन है, और ये थर्ड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन को क्या ले लिए, d1, सेकेंड इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन को ले लिए। अब यहाँ पे x के बगल वाला जो कॉफिशिएंट है, जो बगल वाला है, x के बगल वाला, उसको लो तो a1 a2, इसको लो p1 p2 को लो c1 c2, एक मैट्रिक्स के रूप में लिख दो। ये मैट्रिक्स मेथड का यूज करना है, मैट्रिक्स में चेंज कर दिए। अब यहाँ पे इसमें कितना वेरिएबल है देखो तो, एक्स वाई जेड, ये 10th क्लास से पता होगा, अगर 3 इक्वेशन है तो वेरिएबल का संख्या 3 रहेगा। अगर 3 इक्वेशन है तो वेरिएबल का संख्या क्या रहेगा, 3, और वेरिएबल अगर 3 है तो इक्वेशन क्या रहेगा, 3। जैसे 10th क्लास में तुमने पढ़ा था ए 2x प्लस मान लीजिए y बराबर 6, वेरिएबल का संख्या क्या है, इक्वेशन का भी संख्या क्या होना पड़ेगा, 2 को होना पड़ेगा। अब तो कैंसिल करता था और x का मान निकालता था, या x को कैंसिल करता था तो y का मान निकालता था। ऐसे भी समझ सकते हो कि 2 इक्वेशन है, 2 को समीकरण है, तो वेरिएबल का संख्या क्या होता है। तो ये बात हमेशा याद रखना, 3 इक्वेशन है तो वेरिएबल का संख्या 3, अगर 3 वेरिएबल है तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट, y का कॉफिशिएंट और z का कॉफिशिएंट, वेरिएबल का संख्या क्या है, 3 को है। x y और बराबर में क्या है, p1 p2 ये बताने वाले हैं। या इस दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो तो माइंडे में, या रब करके देखो, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो ये चीज़ आता है, तब समझो कि ये वाला स्टेप मेरा सही हो सकता है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करो और देखो तो ये आ रहा है, अगर ये आ जा रहा है तो ये अगला स्टेप सही होगा। देखते हैं, फर्स्ट कॉलम अगर मैट्रिक्स में लिखा जाए तो फर्स्ट कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करो तो a1x प्लस a1x प्लस b1y प्लस, आ रहा है ना, देखो ये आ रहा है, और ये इसके इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड वाला को करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये वाला आ जाएगा। इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आपको आ जाएगा। इसके बदले हम इस तरह से लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के रूप में, क्योंकि इसी इक्वेशन को, इसी समीकरण को मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख, क्यों, क्योंकि इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, और ये d1 d2 और d3 इसलिए लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या करना है, इसको ये मान लेते, और इसको b मान रहे हैं, ऐसा नहीं करो, इसको x मान, तो पूरे को x, कैपिटल X मान लिए, और इसको अब आप कह सकते हो कि a गुना x दे दो,
ए इंटू एक्स बराबर बोलो क्या होगा, पी के बराबर हो जाएगा। इसका यूज करना है, यहाँ पे लिखेंगे ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कीजिए तो पर मीन्स पहले रखना है। अब फार्मूला तुमने जाना था पिछले क्लास में, ए इन्वर्स एक्स को एक जगह रखेंगे, ए इन्वर्स ए एक जगह रखें और एक्स को उधर भेज दिए, बराबर क्या है ए इन्वर्स। इसको इसलिए इसके साथ रखें क्योंकि आप फार्मूला जानते हो, ये बताए थे, ए इन्वर्स गुना ए बराबर क्या होता है, ये फार्मूला है ये। इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, आई गुना एक्स, आई इंटू एक्स कर दो यहाँ पे। अब बोलो किसी मैट्रिक्स को यूनिट से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो यूनिट का कोई असर, क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर सबको भूल जाना है, याद इसी को सिर्फ रखना, सबको भूल जाना है, याद सिर्फ इसी को रखना है। ये डायरेक्ट भी फार्मूला लिखा सकते थे लेकिन बता दिए कैसे रिजल्ट आए, और इसी के द्वारा एक्स वाई और जेड का मान निकाल। एक बार देखो समझा देते हैं, उसका तुरंत आगे बढ़ रहे हैं। फिर सोल्यूशन ऑफ सिस्टम, सिस्टम का मीन्स होता है, सिस्टम का मीन्स होता है जब एक से ज़्यादा इक्वेशन रहता है उसी को सिस्टम बोलते हैं। जब एक से ज़्यादा समीकरण रहे तो उसी को क्या बोलते हैं, सिस्टम। एक से ज़्यादा, 2 3 4, एक से ज़्यादा समीकरण रहेगा तो उसी को क्या बोलते हैं, सिस्टम। और लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मीन्स होता है कि एक्स के पावर में 1 दिख रहा है, ये क्या है, लीनियर है। 2 दिखता क्या हो जाता, क्वाड्रेटिक हो जाता, द्विघात हो जाता। लीनियर का मीन्स होता है एक्स वाई जेड के पावर में क्या दिख रहा है, तो सिस्टम का मीन्स भी समझ गया, लीनियर का मीन्स भी समझ गया। इक्वेशन का मीन्स वेरिएबल का मान जो कांस्टेंट के टर्म में दिखता है, बराबर का रिलेशन रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। इसका मीनिंग भी समझ गया। लेकिन इसमें जो कह रहा है सोल्यूशन निकालने का, मैट्रिक्स मेथड के इन्वर्स का यूज करें। ये मैट्रिक्स मेथड का क्या करना है, यूज करना है इन्वर्स के द्वारा, उसी का सोल्यूशन निकाल, मीन्स इससे एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसी का सबका कोएफिशिएंट लिखा, 3 वेरिएबल देखा, इसको लिखा, और ऐसे सिस्टम से लिखा कि दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो देखा ये आ जाता है, तो ये सही था। तो इसको मैंने क्या किया, ए इसको स्मॉल नहीं कैपिटल एक्स माना और इसको बी माना। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा था, इस दोनों को देखो मल्टीप्लाई का फॉर्म रख दिया, बराबर इसके बराबर कर दिया। और फिर इसमें कहता है कि पर मल्टीप्लिकेशन ए इन्वर्स, या पोस्ट भी कर सकते हो या पर भी कर सकते हो। ए इन्वर्स, पर का मीन्स ए इन्वर्स को पहले रखना है, ए इन्वर्स को मैंने पहले रखा और देखा मैंने कि फार्मूला पे ये आ सकता है, इसको इसके साथ अगर रख दें तो, और इसका फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पे रखें। और किसी मैट्रिक्स को यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट का कोई असर नहीं पड़ेगा, एक्स बराबर आ गया। तो आपको इसी को याद रखना, कब, जब सॉल्यूशन निकालने का आएगा, किसका, मैट्रिक्स मेथड का यूज कर। मैंने क्या किया, इन्वर्स का यूज करके बनाया, ये क्या है, ये मैट्रिक्स मेथड है, मैट्रिक्स के तरीके से बनाया। लेकिन थ्योरम से पता हर चीज़ नहीं चलता है, जब प्रॉब्लम आएगा तो तुरंत अभी पता चल जाएगा। तो चलते हैं प्रॉब्लम में, लेकिन एक फार्मूला को फिर से याद करो। बताइए तो फार्मूला क्या लिखा है थे अभी, एक्स बराबर, जब भी मैट्रिक्स मेथड का यूज करने का आएगा तो डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज करना है। वो जो अभी बताए वो थ्योरम था, वो एग्जाम में नहीं पूछता है, तो इसी को याद रखना, एग्जाम में नहीं पूछता है। एक्सरसाइज क्या था, अगर फर्स्ट नंबर से अभी बनाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा बनाना। ऐसा करते हैं, सबसे पहले समझने के लिए सबसे पहले 7 नंबर बना,
उसके बाद 1 नंबर पे चलेंगे, ठीक। उसके बाद 1 नंबर पे चलेंगे, क्योंकि ये 1 2 3 ऑब्जेक्टिव है। पहले 7 नंबर बना लेते हैं, उसके बाद चलेंगे 1 नंबर पे। कोई ऐसा भी कहता है कि सर 1 नंबर छोड़ दिया, 1 नंबर नहीं बता रहे हैं, क्योंकि नंबर के लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं? समझने के लिए। A to Z क्वेश्चन बन जाना चाहिए, उसके लिए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये समीकरण क्या है? फर्स्ट है और ये सेकंड है, लेकिन शायद सबसे पहले ये याद कर लेते हैं, 10th क्लास में अगर यही रहता, 10th क्लास में, तो इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण किसी एक को बराबर करते और मान निकाल लेते हैं ना, तो वैसे भी बन जाएगा। वैसे भी आपका x का मान भी आ जाएगा और y का भी मान आ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो नंबर मिलेगा लेकिन 0 नंबर मिलेगा, कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स मेथड का यूज करके, इसका यूज करके, इसलिए 10th क्लास में जैसे बनाते थे उस तरह ही बनाएंगे। तो कैसे बनाना होगा? जैसे अभी मैंने बताया तुमको, सबसे पहले मैंने क्या कहा, कॉफिशिएंट को ए माने थे ना, अभी ऐसे करके लिखे थे ना थ्योरी में। तो कॉफिशिएंट, चलिए यहाँ पे 2 ही समीकरण है, वहाँ पे मैंने थ्योरी में 3 समीकरण लिया था। इसका कॉफिशिएंट बताइए, इसका कॉफिशिएंट बगल वाला, ठीक है, इसको ए मान लिए। इसके बाद कैपिटल एक्स, वेरिएबल का संख्या बताइए, एक्स वाई लिए थे। इसके बाद यहाँ पे क्या लिए थे? बी बराबर माने। इसको देख के चलना है, थ्योरी को देख के। थ्योरी क्या होता है? एक डायरेक्शन होता है, उसी के आधार पे बनाना है। तो ये D1 है, ये 4 5 ऐसा ही किए थे ना, क्वेश्चन था A X और B निकाले थे उससे, थ्योरी से अभी तुरंत जो बताए। अब यहाँ पे क्या करना होगा? अभी जो लिखे थे, यहाँ पे देखो फार्मूला A इनवर्स B। X तो आपको पता है, A इनवर्स पता है क्या? लेकिन B पता है, A इनवर्स पता, A इनवर्स निकाल करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स मेथड का यूज करना है, मीन्स उस फार्मूला का यूज करना। यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं ए इनवर्स, और ऐसा करते हैं साइड में, एक्स पता है, बी पता है, क्या पता नहीं है? ए इनवर्स। तो ऐसा करो ना, ए इनवर्स का फार्मूला बताओ। ये बताए थे, इसको हम सॉल्व करें। चलिए डिटर्मिनेंट बताइए तो, इससे 5 दिया 15, 7 कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। एडवेंट बताइए, इसका इंटरचेंज, इसका साइन चेंज, एक्स वाला बताइए, ए इनवर्स बताइए। बी बताइए, 4 और यहाँ तक उतार लो, अब बन जाएगा तुरंत। सवाल से तुरंत समझ। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 तिया 12 माइनस सेकेंड रो फर्स्ट, 7 चौक 22 बचे हैं, हटा के बताइए 2 माइनस, आपको पता है दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जिस स्थान पे x है उसके स्थान पे क्या है?
जिसके स्थान पे y है उसके स्थान पे क्या है, ये आंसर होगा। आप 10th क्लास में भी बना सकता था, समीकरण 1 मानते और समीकरण और ऐसे करके साइलेंट करते, इसको बराबर करके 10th क्लास में जैसे बनाया था वैसे ही बना सकता था, लेकिन वैसे बनाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टॉपिक में कह रहा है कि मैट्रिक्स मेथड का इस फार्मूला का यूज करके बनाने के लिए, इसलिए मैंने ऐसे बनाया। तो वो ऑनलाइन पड़ा हुआ है, नहीं समझा है तो आगे यहाँ पे देखो। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, हेयर या हेयर कुछ भी लिख सकते हो। कोएफिशिएंट बताइए आप, x के बगल का y के बगल का, जो थ्योरम था उसी के आधार पे बताइए। कैपिटल X रखो और वेरिएबल बताओ के गो है, जैसे थ्योरी में था। ये बताइए D1 और D2, इसी तरह से 3/3 का रहेगा तो D1 D2 D3 इन बोलेंगे ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट। फार्मूला बताइए, x बराबर A इनवर्स, आप इसको स्टार भी मान सकते हैं और इसको निकाल करके बाद में स्टार में रख देंगे। और ऐसे बहुत आसान है, तुम लोग क्या करते हैं साइड में ही निकाल लेते हैं इनवर्स। ए इनवर्स का फार्मूला बताओ। तो ऐसे कर, चलिए डिटर्मिनेंट बताइए, क्योंकि इसका ज़रूरत है वो अलग से निकाल रहे हैं। डिटर्मिनेंट बताइए, 4 दूनी 8 और माइनस माइनस प्लस 3, 8 3 11। एडजेंट बताइए 4 2, इसका साइन चेंज कीजिए। ऐसा करो, ऐसे रहने दो, गुना ही कर दो, क्योंकि गुना करना पड़ेगा वो। ऐसे रखेगा क्या, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी भी मर्जी होनी चाहिए ना। मेरी मर्जी कहोगे तब तो कोर्स अभी कंप्लीट कर देंगे। आ गया। एक्स को पहचानो, एक्स कौन है। ए इनवर्स तुमने निकाल चुका है, 4/में, 1/में, 3/में। चलिए बी वाला बताइए, -2 और हो गया, अपन गया, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करेंगे, सब हो गया यहाँ तक कंप्लीट। चलते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर। यहाँ पे ध्यान देना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और प्लस करके बताओ तो लाया होगा रिजल्ट। नहीं लाया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो -8/11 प्लस 3/में, ये सब घर पे करने का है। फर्स्ट और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम तो माइनस, फर्स्ट हो चुका है ना। अच्छा फर्स्ट और सेकेंड कॉलम नहीं है ना, हम आगे बढ़ने के लिए सोचने लगे। सेकेंड कॉलम इसमें है, ये नहीं है जो उधर पड़ेगा, ऐसे ही चलेगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6/11 और 3 दूनी, चलिए कंप्लीट बता दीजिए आप। 11 एलसीएम लेगा, 8 में 3 घटा दो 5, -5 इसको बताइए 12, चलिए आंसर बताइए। एक्स का मान, वाई का मान, समझ गया होगा। 2/2 का सब बना देगा, 3/3 का भी बना देगा, लेकिन एक बार हिंट्स दे देते हैं।
जब 9 नंबर बनाओ तो अपने से बैठ 4x माइनस वाई बराबर क्या x बनाओ तो अपने से रिवीजन हो जाएगा तब आगे। x और y का मान निकालना। 10th क्लास वाला भी स्टूडेंट बना देगा, लेकिन उसको बनाने से 0 नंबर मिलेगा। मैट्रिक्स मेथड का यूज करना, मैट्रिक्स का यूज करके, फॉर्मूला का यूज करके। बन गया। डिटर्मिनेंट ए का मान बोलो। का इंटरचेंज ना, यार से मल्टीप्लाई करते प्लस 11 ठीक है। वहाँ पे मिलाओ तो ए इनवर्स आया सबका सही। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे रद्द आ जाएगा। उसको दिक्कत है तो मिलाओ यहाँ पे जल्दी से, खुद से बनाओ। हो गया था कंप्लीट। चलो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट बताओ कितना आया था। 6 यहाँ पे -6/11 यहाँ पे। तो दो मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा -6/y का मान, ये तो जानता ही है, फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई। कहाँ पे 17 की जगह -19/11, तो इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। आया 19। ये तो बचपन में एक चित्र बनाने जानता हो। वो नेट स्लो होगा, समझ गया होगा, उसी को समझना था। अब यहाँ पे ध्यान देना जल्दी से। देखो जो साइलेंट है एक्स है नहीं है, बस ये समझ लो कि एक्स के बगल में कुछ नहीं तो क्या है, इसके बगल में कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होगा। जो चीज़ नहीं रहेगा उसके बगल में क्या समझ लेना, 0 हो जाएगा। 3/3 दिख रहा है, यहाँ पे जेड नहीं रहता तो क्या मान लेते, जेड के बगल में 1 मान लेते, तब तो जेड को रहना पड़ता है अब तो जेड ये है, जेड बिना कुछ नहीं है, और यहाँ पे थर्ड रो में कुछ नहीं है तो एक्स वाई जेड, और थर्ड में कुछ नहीं है तो बगल में 0 है। तो क्यों, क्योंकि 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ रखो या ना रखो, तो बुक में क्या किया है, इसको गुना करके 0 मान लिया है, कुछ नहीं रखा। अब जब बगल में 0 रहा होगा, और अगर 1 रहता, 1 है बगल में, तो देखो जेड है बुक में ना। तो यहाँ पे उसी तरह बनाना है, सेम एकदम। आप ये मान लेना है, ये 3/3 है, गुना भाग करते रहेगा। 0 3, उसके बाद बताइए यहाँ पे क्या लेंगे, इसके बाद D1 D2 D3 D1 ना, सेम उसी तरह बनाना है।
क्या बताए थे? एक्स बराबर ना, तो यहाँ पे देखो साइड में करेंगे ना तो थोड़ा समय नहीं होगा, थोड़ा समय नहीं होगा, तो ऐसे में क्या करते, इसी को स्टार माने। क्यों स्टार माने? क्योंकि यहाँ पे हमको रब करना पड़ेगा, लास्ट में इसको उठा के मन को रखना, इसलिए। और वो 2/2 क्या था, छोटा सवाल था, साइड में रफ हो गया, जल्दी से करके निकाल दिया ना। और इसमें अलग से मुझे ये सब निकालना पड़ेगा, ये साइड में भी निकाल सकता है लेकिन इसको अलग से निकाल, या इधर निकालो या इधर ही। तो ए इनवर्स बताइए, यहाँ पे लिख सकता है P4 पहले ना, ए इनवर्स बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे इस दोनों का जरूरत पड़ गया ना, तो डिटर्मिनेंट ए निकालेगा तुम, और क्या निकालेगा, एडजॉइंट 3/3 अलग से निकालना पड़ेगा, जैसे बताए थे। एडजॉइंट सबका निकाल करके, एडजॉइंट कैसे निकालते थे, मैट्रिक्स रहता था, इसको उतारेंगे, इसको क्या करेंगे, उतारेंगे, तो ए से फर्स्ट रो ये सब ना करके अलग अलग निकाल करके ट्रांसपोज करके तब उसका एडजॉइंट निकल जाएगा। और जब एडजॉइंट निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, तो दोनों की जगह रख देंगे। अब इसको लेके ऐसे बढ़ेंगे आगे, लास्ट में, सबसे लास्ट में ए इनवर्स यहाँ पे, और यहाँ पे बी आ जाएगा, एक्स बराबर उसी तरह से, एक्स और वाई था यहाँ ना, एक्स और इसी तरह से बना लेना है ना, बन जाएगा। आप इनवर्स तो जान चुके हो, एडजॉइंट जान चुका है, दोनों अलग से निकालेगा, निकाल करके इस दोनों को निकाल करके क्या निकल जाएगा, ए इनवर्स। इसको उठा करके लास्ट में चलेंगे, और x का मतलब क्या, x और y, और ए इनवर्स निकाल के रख देना, ये रख देना, दोनों को मल्टीप्लाई करना, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, बस यही है। क्या इसमें अलग से लॉन्ग एक पेज में निकालना, क्या चीज़, इसी में जो टाइम लगेगा। तो 3/3 मैन क्या समझना था आपको, ये क्या, जो चीज़ नहीं दिया है उसके बगल में क्या मान लेना, x 0 मान लेना, x के बगल में, क्योंकि x नहीं था बुक में। हो गया कंप्लीट। तो मुझे लगता है 3/3 सब बना लेगा। चलते हैं, को 15 नंबर सवाल है, जो सवाल कंफ्यूज कर सकता है उसको लेके चल। कुछ सवाल अगर छोटा हुआ भी रहता है, नहीं बना रहे हो, बाद में जब रिवीजन करोगे, दोबारा देखोगे, नॉलेज बढ़ेगा, तो समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल भी बहुत सकता। यहाँ पे कहता है कि सबसे पहले फाइंड आउट करने के लिए ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, और फिर कहता है कि ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाल। क्या दिया हुआ है समीकरण बताओ, 2x - 3y + 5z बराबर में क्या है, 3x + 2y और z बराबर में x + y, z बराबर में क्या है, हेयर या हेयर लिख सकते। अच्छा, जैसे बनाता था, ध्यान देना समझने के लिए, इस चैप्टर को सिर्फ समझना है। यहाँ पे ए बराबर एक्स के बगल वाला बताइए, तो एक्स के बगल में कुछ नहीं तो क्या है, क्या बताइए, अब यहाँ पे एक्स बराबर बताइए, तो
उसके बाद बी बराबर बताइए तो D1 D2 D3 D1 D2 D3 11 ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे समझ लो एक सेकंड। अच्छा यहाँ पे देखो ए बराबर तो मैंने निकाल लिया, और यहाँ भी क्या है, वही चीज़ है कि डिफरेंट है, अलग है, वही चीज़ है ना। तो ये कंफ्यूज करने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए ये अलग से दिया हुआ। जबकि ए इनवर्स जब आप निकालते हो मैट्रिक्स का यूज करके, तो ए इनवर्स तो खुद ज़रूरत पड़ जाता है ए इनवर्स निकालना, और ये कहता है कि ए इनवर्स निकालो, अब यहाँ पे फिर कहता है यूज करके इसका भी निकालो। ये 2 बार दे दिया है ना, कंफ्यूज करने के लिए। इसको देखना जैसे आपने बनाया था उसी तरह से बना ना, और जैसे बनाना स्टार्ट करोगे तो सेम चीज़ वही चीज़ है ना। तो ये कंफ्यूज करने के लिए, क्या करने के लिए दिया है, कंफ्यूज करने के लिए। तो इसको क्या कर दिए, बता दिए कंफ्यूज हम लोग। और वी नो डैट, ये फॉर्मूला जान रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करोगे, ए इनवर्स अलग से निकालना पड़ेगा, ए इनवर्स में एडजॉइंट का जरूरत पड़ेगा, एक पेज में अलग से एडजॉइंट सब निकालेगा, या साइड में निकालोगे या इसके नीचे भी निकाल सकता है, सबसे निकाल लेगा। निकाल करके स्टार को अलग से फिर लास्ट में उतार लेना, और एक्स वाई, एक्स का मान वही था ना, और यहाँ पे 2 गो मैट्रिक्स रखना, और जैसे 2x2 बनाया था जैसे। बस ये समझाने के लिए सवाल को मैंने बताया कि ये फालतू का दिया हुआ, तो समझ गया होगा सर। और एक लास्ट सवाल है 16 नंबर, उसके बाद ऑब्जेक्टिव में चले। ऑनियन दिया हुआ है, ऑनियन प्याज, और फिर क्या दिया हुआ है, राइस। चलते हैं क्वेश्चन में। ये रुपया का सिंबल है ना। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन, प्याज का रेट क्या मान लिए, पर केजी, 1 kg का, 1 kg का। जैसे तुम लोग मार्केट में जाते हो तो मान लीजिए 5 रुपया केजी देता है, 5 रुपया केजी देता है 1 kg, तो 10 kg का दाम कितना होगा, 30 रुपया होगा। वो अभी का प्याज का रेट नहीं पूछ रहे यार, ये क्वेश्चन थोड़ी ना कर रहा है कि अभी का प्याज का रेट बताओ। 1 kg प्याज का दाम 5 रुपया है, 5 kg प्याज का दाम। तो सरस्वती पूजा में कैसे कर रहा था यार उल्टा उल्टा कर दिया क्या क्या ज़्यादा पैसा दे दिया इसलिए पैसा घट गया था, हाँ? नहीं बचा था, सब सर को देना पड़ा था। 800 रुपया सब सर को भी देना पड़ा। तुम लोग क्या सोच रहा है, बच ही गया कैसा बात करता है, लोग खाली पैदा में रहता है ना कि सर लोग को बच ही गया होगा पैसा। पिछले बार जो खर्च हुआ था 2000 या 2500 करके देना पड़ा था, क्योंकि भोज ही हुआ था ना, इसलिए सब सर दिए थे 2500 करके। इस बार 800 करके दिए, 2400 रुपया घटा था। और वो भी क्या, जबकि मूर्ति रोहित ही दिया था क्लास 12 घटा। तो लगता है तुम लोग यही किया होगा ज़्यादा पैसा दे दिया होगा। 1 kg चावल का रेट 10 रुपया है, तो 2 kg चावल का रेट 50 रुपया होगा कि 70 रुपया होगा, 20 रुपया होगा। बात देखो ये अच्छा है, ये तुरंत जोड़ ली। और तुम कैसा है जोड़, 20 रुपया, 1 kg चावल का दाम 8 रुपया है,
3 kg चावल का दाम बताओ। 8 दिया, क्या किया, भाग ही दिया ना, गुना किया था। तो जितना केजी रहता है उतना से मल्टीप्लाई कर देता है ना। लेकिन हाँ, इसके पहले 1 kg का पता करना पड़ता है, इसलिए जब भी दुकानदार के पास जाते हो तो 1 kg का जरूर बताता है ना। तो 1 kg प्याज का रेट क्या मान लिए, 1 kg गेहूं का रेट, 1 kg चावल का रेट ₹1 XYZ, मतलब 10 रुपया 20 रुपया कुछ भी होगा। 1 kg प्याज का दाम पता है, कितना केजी कह रहा है, देखो वहाँ क्वेश्चन कहता है कोई लॉज है, कोई स्टूडेंट है, मार्केट जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है, चूँकि चावल गेहूँ ये सब खरीदेगा तब तो खाना पीना बनाएगा। तो वो कहता है कि 4 kg प्याज, 3 kg गेहूँ और 2 kg चावल का मूल्य उसको 60 रुपया पड़ता है वेलकम। तो 4 kg प्याज, 1 kg प्याज का दाम पता है, 4 kg प्याज का दाम बोलो, 4x हो जाएगा। 3 kg गेहूँ का दाम बताइए और 2 kg चावल का दाम बताइए, कितना पड़ता है, 60 रुपये, ये D1 हो गया। उसी तरह से 2 kg प्याज, दूसरा समीकरण, और 4 kg गेहूँ और 6 kg चावल, 90 रुपया पर। यहाँ बताइए 6x, बन जाएगा। देखो वही चीज़ आ गया, ये लैंग्वेज था तो ट्रांसलेट कर लिए इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे लिखेंगे यार, ये बराबर निकल जाएगा, इसके बाद x बराबर, इसके बाद b बराबर, उसके बाद लिखेंगे वी नो दैट x बराबर a इनवर्स b स्टार, मानेंगे जैसे बनाए थे बना लेगा तो उसी तरह। बस इसको समझाने के लिए मैंने, समझ गया होगा। इस चैप्टर में सिर्फ आपको जानना है ऐसे 2/2 का जानना है, इसके बाद लाइफ में, ज़िंदगी में, भविष्य में कभी यूज होने वाला इस जन्म। तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव हो गया क्लियर, ऑब्जेक्टिव भी तुरंत हो जाएगा कंप्लीट। ऑब्जेक्टिव में चलेंगे, यहाँ तक उतारेगा तो उतार सकता है, यहाँ तक, इसके बाद घर पे बनाते रहना, जल्दी से उतारना है तो 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, तो तुम्हारा पहला जानना है कंसिस्टेंट के बारे में। एंड क्या करते, कलर कलर बदल लेते। इस दोनों को देखो कि ये उतार लो, जल्दी से क्वेश्चन बन। उतार लिया, अब यहाँ पे समझना
ये नॉट एग्जिस्ट लिखा हुआ है, नॉट एग्जिस्ट, क्या लिखा हुआ है, नॉट एग्जिस्ट, या डजंट एग्जिस्ट भी लिख सकते हो, या डज नॉट एग्जिस्ट भी लिख सकते हो, ग्रामर का यूज करेगा। हम सिंपल में लिखें नॉट एग्जिस्ट, जो हर कोई समझ ले। तो यहाँ पे देखो कंसिस्टेंट, संगत निकाय, संगत मतलब क्रॉसपॉन्डिंग, एक्स का मान आएगा तो वाई का भी मान आएगा, वाई का भी मान आएगा तो एक्स का भी मान आ जाए, उसी को यहाँ पे ऐसे समझना है कि संगत निकाय, ये सब निकाय, क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू, निकाय का मतलब निकालना है मान, सिंपल भाषा में समझे नहीं यार ना निकाय का मतलब ये नहीं होता है ना। देखो क्या होता है, 10th क्लास में तुमने पढ़ा था A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये सब पढ़ा था। ये इसके बराबर नहीं होता था, या ये इसके बराबर नहीं होता, या तीनों बराबर होता था, संगत और संगत, ये सब पढ़ा था। तो वहाँ पे सर से नहीं पूछा था, तुम टूट गया था क्या? हाँ, उसमें निकाय भी रहता है, जहाँ संगत या असंगत आए तो वहाँ पे निकाय भी रहता है। यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई सिस्टम रहता है ना, जैसे 2x + 3y = 6 है, 3x + 6y = 12 है, तो जब भी वैल्यू होता है सिस्टम में रहता है, दो इक्वेशन एक साथ है, सिस्टम में है, इसी को कहते हैं संगत निकाय। संगत निकाय का मतलब जो सिस्टम में जो इक्वेशन रहता है, एक इक्वेशन अगर रहेगा तो क्या मान निकल पाएगा? ये निकाय नहीं हो पाएगा। निकाय तभी हो सकता है जब दो वेरिएबल है तो इक्वेशन का भी संख्या 2 रहेगा, 3 इक्वेशन है तो वेरिएबल का संख्या 3 रहेगा। सिस्टम में जो चीज रहता है उसी को निकाय बोलते हैं। समझ गया होगा? तो यहाँ पे कह रहा है संगत निकाय मीन्स एक्स और वाई का मान सॉल्यूशन होगा, एग्जिस्ट करेगा, वैल्यू सॉल्यूशन जो होगा यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन जो है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। निकाय, संगत निकाय का मतलब वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, लेकिन एग्जिस्ट कब करेगा? जब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 नहीं आएगा। क्यों? इसका भी कारण बता देते हैं। अभी जो तुमने सवाल बनाया था x = A−1b में किसका यूज हो रहा था? A इनवर्स का यूज हो रहा था। किसका यूज हो रहा था? ये पैड अच्छा से नहीं चल रहा है। x = A−1b में किसका यूज हो रहा था? A इनवर्स का यूज हो रहा था। A इनवर्स आपको अलग से निकालना पड़ रहा था। अच्छा आप बताओ, A इनवर्स जब अलग से निकाल रहे थे वहां पे डिटर्मिनेंट A का वैल्यू 0 आया था क्या कोई भी क्वेश्चन में? अभी अगर आ जाता इसका वैल्यू 0 तो ये एग्जिस्ट करता क्या? और जब यही एग्जिस्ट नहीं करता तो इसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, एग्जिस्ट नहीं करता, दुनिया से बाहर चला जाता आदमी, दुनिया खत्म हो जाता है ये, तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना क्या जरूरी है ना? तो जब यही एग्जिस्ट नहीं करता तो ये एग्जिस्ट कहाँ से कराएगा यार ना? तो इससे बाहर चला जाता, इससे क्या चला जाता? बाहर, डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। तो ये सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमने जितना क्वेश्चन अभी बनाया ना तुमने, वो ये वाला था, संगत निकाय था जितना भी अभी क्वेश्चन तुमने बनाया। क्यों? क्योंकि उसमें डिटर्मिनेंट के का वैल्यू 0 नहीं आया था। निकाल के देखा था ना अभी, डिटर्मिनेंट ये निकाल के देखा था, 0 नहीं आया था, इसलिए उसमें एक्स और वाई का मान निकल गया, एक्स और वाई का मान निकल गया था, तुमने निकाला अभी। लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन एक हम अभी बताने जा रहे हैं जिसमें इनकंसिस्टेंट, असंगत निकाय, अ का माना नहीं, नए समास नहीं, वो संगत निकाय नहीं होगा, मतलब एक्स और वाई का मान एग्जिस्ट नहीं करेगा, सॉल्यूशन जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या है, और जब यही अनडिफाइंड हो जाए ए इनवर्स निकलेगा ही नहीं, और जब ए इनवर्स नहीं निकलेगा तो यहाँ पे रख पाएंगे? तो यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू आएगा? नहीं आएगा। इसी को कहते हैं असंगत निकाय, और इसको कहते हैं, तो 1 से 6 तक जो है उसको बना के ट्राई करना पड़ेगा, संगत है क्या असंगत है। कैसे जानेंगे? और डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकाल, अगर 0 आ जाएगा तो कह देंगे, अगर 0 नहीं आएगा तब क्या कहेंगे? अभी तुमने जितना क्वेश्चन बनाया था वो क्या था, संगत निकाय था ना। एक चलते हैं असंगत निकाय में, समझ गया होगा ये, तुरंत अभी बना रहे हैं। एक क्वेश्चन है फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेशल है, ऑब्जेक्टिव के लिए
ध्यान देना, एक सेकंड। अच्छा, आप एक्स वाई का भी मान इससे निकल जाएगा। अच्छा एक सेकंड, इससे ए का मान निकालो तो जल्दी से। 1 2, डिटर्मिनेंट ये बताइए इसे। -1 आया। आप क्या कर सकते हो कि 0 आया क्या, नॉट 0, यानी ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आया, नहीं ना आया, इसलिए कंसिस्टेंट क्या, इनकंसिस्टेंट, तो सो का इंग्लिश, सो का हिंदी होता है इसलिए। संगत क्या, असंगत, अभी लिखा है संगत, लिखा है, लिखा है इंग्लिश में क्या बोले थे, कंसिस्टेंट ना। कुछ नहीं करना है, बस ए का वैल्यू देखना है। अच्छा इसमें एक्स निकालना जरूरी है क्या, बी निकालना जरूरी है क्या, कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपको जरूरत है संगत या असंगत से। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 नहीं है, एक ऐसा क्वेश्चन चल रहा है जिसमें क्या आ जाए, 0 आ जाए, खोजते हैं। इसको उतारेगा तो उतार सकता है। हाँ मिल गया क्वेश्चन एक। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, संगत या असंगत के बारे में पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव है, इतना करना कोई जरूरी नहीं, ये सब भी लिखना जरूरी नहीं, बस ए का मान, ए मैट्रिक्स मुझे बताओ। आगे चलना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमको बनाना नहीं है, सिर्फ बताना है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा क्या नहीं होगा, वो बताना है। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू बता दीजिए, छक्का 6 3 दूनी क्या आ गया, यानी डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो कहेंगे सो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होगा। हिंदी में क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट होगा, यस राइट। 0 आ गया ना, इन हो गया आंसर। एक सेकंड हम समझा देना चाहेंगे क्यों बोले इनकंसिस्टेंट, एक बार फिर से बता देते हैं। आप फार्मूला जानते थे x बराबर ए इनवर्स बी, इसी से ना एक्स वाई का मान निकालते थे, लेकिन इसमें जरूरत किसका पड़ता था, ए इनवर्स का। तो ए इनवर्स जब आप निकालने लगोगे ना, यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया। ये कोई ना कोई मैट्रिक्स है, कोई ना कोई मैट्रिक्स है, आप 0 से जब भाग देगा सब ऑब्जेक्ट में तो क्या आ जाएगा, 0। जब यही 0 आ गया, ये 0 थोड़ी ना है, ये नीचे 0 है ना, अनडिफाइंड हो गया ना, अपरिभाषित हो गया, अनडिफाइंड हो गया। वैल्यू एग्जिस्ट किया क्या, जब यही एग्जिस्ट नहीं किया, इसी का जब नाश हो गया, खत्म हो गया, तो ये बेचारा क्या करेगा, ये खत्म हो गया ना, तो असंगत हो गया। समझ गया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में ना, नया चैप्टर के साथ, इनवर्स फंक्शन के साथ।